नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेंगर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द ब्रेन बॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एमपी टेट वर्ग 3 का पेपर आपका 10 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है और इसी क्रम में आपकी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए हम चला रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 प्रीवियस ईयर पेपर्स फास्ट रिवीजन सीरीज। दोस्तों, इस सीरीज में 4 क्वेश्चन पेपर सेट्स और वी हैव ऑलरेडी सॉल्व एंड दिस इज दी फिफ्थ वन। पांचवा सेट लेकर हम हाजिर हैं जो कि आपका हुआ था 7 मार्च 2022 को। 7 मार्च 2022 को हुए इस एग्जाम पेपर्स को आज हम सॉल्व करेंगे और उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, इफ यू आर न्यू ऑन अवर चैनल, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको समय पर वीडियो मिलते रहे। साथ ही साथ शेयर करें इस वीडियो को, जितने भी एमपी टेट के एस्पिरेंट्स हैं उन सब तक पहुंचाएं और उनकी हेल्प करें। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए अपनी ये फास्ट रिवीजन सीरीज का ये सेट, जो कि है सेट नंबर 5। 4 ऑलरेडी आपको चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखें। सबसे पहले एज यूजुअल हम हिंदी का पोर्शन सॉल्व करेंगे, देन आपके नेक्स्ट अदर पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपका दिया गया है, अनेक बाल बच्चे लिखते समय त्रुटियां करते हैं, उनके उपाय के सर्वश्रेष्ठ तरीके क्या है। यानी कि सबसे पहले आपसे यही पूछा गया है कि बच्चों में अगर गलतियां होती हैं रिटन के टाइम पे तो व्हाट विल यू डू एज ए टीचर। तो आप टीचर के रूप में क्या करेंगे बच्चों को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी द राइट आंसर। बच्चों को यह अवसर देना कि वे सही और गलत शब्दों का गहराई से अवलोकन करते हुए उनके बीच के अंतर को समझ सकें। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है या फिर सहज स्वाभाविक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सहज स्वाभाविक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, निम्न में से द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि डैश डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि व्यतिरेकी विधि। शिक्षण कला की कई विधियां होती हैं, उनमें से ये एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में सबसा अनुवाद निम्न में से किस विधि में किया जाता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि ऐसी होती है जिसमें द्वितीय भाषा यानी सेकंड लैंग्वेज को हम मदर टंग में कन्वर्ट करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डॉल्टन शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए यूज की जाती है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा डैश प्रदान की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, खेल खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से एक शिक्षण पाठ को पढ़ाने के बाद आप अपने छात्रों को गृहकार्य देता है। एक शिक्षक है, पढ़ाने के बाद वो गृहकार्य देता है, क्यों देता है इसका रीजन पूछा गया है। तो सीधा आंसर हो जाएगा, गृहकार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हो सकेगा। ये छात्र का होमवर्क देने का एक वैलिड रीजन दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ डैश है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शब्दों के अर्थ निकालने में एवं शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में इसका एक महत्वपूर्ण लाभ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं कि आप समृद्ध भाषिक वातावरण का निर्माण करें, यानी कि एक एनवायरनमेंट दें। अगर आप एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देंगे तो जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसा नॉम चॉम्स्की जी भी कहते हैं, जो बताते हैं कि बच्चों में एक एलएडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं, और इसीलिए हमें समृद्ध भाषा वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है। वी आर दी फैसिलिटेटर टू क्रिएट सच एनवायरनमेंट। तो टीचर्स को एक सुविधादाता का काम करना चाहिए और समृद्ध भाषा पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए, वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जैसे कि बच्चे आराम से लैंग्वेज को एक्वायर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग।
भाषा के अलग अलग रूपों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि भाषा का समृद्ध विकास बच्चों में हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए जरूरी क्या है? तो पाठ पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री को उपलब्ध कराना। अगर आप उन्हें अलग अलग तरह की रुचिपूर्ण पठन सामग्री उत्पन्न कराते हैं तो बच्चों में पढ़ने की संस्कृति का विकास होता है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे आपकी बाल साहित्य हो गई, कई प्रकार की आपकी कॉमिक्स हो गई, तो अगर आप ये सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे तो बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। तो इसलिए शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास अगर आपको कराना है तो केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहना है, अतिरिक्त पठन सामग्री को भी उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर है वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़। अधिकरण मैं पर, जैसा कि आप जानते हैं ये दो शब्दों से प्रयोग आपका पता चलता है। अधिकरण मैं या फिर पर, मैं या पर, ये दो वर्ड होते हैं जिनके द्वारा आप अधिकरण कारक का पता लगा सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में मैं शब्द आए या फिर पर शब्द आए, जैसे कि यहां पर आ रहा है वाहन पर आरूढ़, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है, तो कविता शिक्षण की क्या प्रणाली है? सबसे उचित है आपका कविता हमेशा गा के सुनाई जाती है, यानी गीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोएम दी गई है दोस्तों, तो पोएम को अच्छे से आप रीड कर लेंगे। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो आप इसे रीड कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिए। पॉज कर लें आप स्क्रीन को जिससे आप इसे रीड कर पाएं और हम आगे बढ़ाते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, जिससे कि वीडियो आपका ज्यादा लंबा नहीं हो सके और आपके पास समय की कमी है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप अगर इस पोएम को और ज्यादा बार रीड करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14। निम्न में से उपयुक्त पंक्तियों में रचयिता का नाम बताना है, तो आपका इसके लेखक के नाम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनामिका तिवारी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसी पोएम से दिया गया है अगला भी क्वेश्चन। तो उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, बुढ़ापे तक अस्तित्व पर डैश है, तो किसका इसका राइट आंसर हो जाएगा? पर्दा ही पर्दा है। तो ये पोएम में दिया गया है, आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से तिरस्कृत का अर्थ है, तिरस्कृत का अर्थ बताना है। तिरस्कृत मीन्स अपमानित होता है, यानी तिरस्कृत अपमानित का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो सफर तय कर चुका संसार पर आधी दुनिया अभी तक देश के सफर में ही दफन है, यानी राइट आंसर हो जाएगा आंगन से आंगन तक। यानी कि बहुत सारे लोग अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं सांसारिक व्यवधानों से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों 18। निम्न में से दास का विलोम शब्द पूछा गया है, तो दास का अपोजिट हो जाएगा स्वामी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों। 19 में दिया गया है वाक बोलने की इच्छा के लिए निम्न में से एक शब्द का, जिस बोलने की इच्छा, इस शब्द के लिए आपको एक शब्द का प्रयोग करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा बोलने की इच्छा को कहते हैं विवाक्षा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बचपन किस प्रकार की संज्ञा है, तो बचपन एक आपकी भाववाचक संज्ञा है, यानी कि चाइल्डहुड आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, यानी भाववाचक संज्ञा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शिक्षा, अब गद्यांश दिया गया है तो दोस्तों छोटा सा गद्यांश, छोटा सा पैसेज है, आप इसे जल्दी से रीड कर लें, उसके बाद इससे संबंधित हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सब लोग अपने वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21 क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शिक्षा से किसका करीबी नाता है, तो राइट आंसर है बी, यानी ज्ञान का। अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और आपको कहाँ कैसा बिहेवियर करना है इसका आपको ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लेखक के गांव में किसकी भरमार है, तो दुनियावी समझदारों की भरमार है। हर गांव में होती है दोस्तों, जो अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23। ज्ञान हमेशा से किसका स्रोत रहा है, तो
ज्ञान हमेशा से समृद्धि और ताकत का स्रोत रहा है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त है तो जाहिर सी बात है आपकी समाज में काफी रिस्पेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। कलाकारों का एक वचन होगा। कलाकारों, कलाकार से बना हुआ प्लूरल वर्ड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलाकार। कलाकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी सभी में कलाकार लिखा है, बस शुद्ध वर्तनी आपको देखना है बेसिकली इसमें, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। 25 में क्या दिया गया है? पुस्तकालय की संधि विच्छेद क्या होगी? तो पुस्तकालय की संधि विच्छेद पुस्तक और आलय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है भरमार का उचित पर्यायवाची। तो भरमार का उचित पर्यायवाची हो जाएगा प्रचुरता, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जो उपलब्ध होते हैं। तो कहते नहीं है यहाँ पे तो भरमार है इस चीज की, तो प्रचुरता यानी कि अधिक मात्रा में उपलब्ध होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 पर देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गृहिणियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 पर देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। 28 में दिया गया है ज्ञान का विपरीतार्थी शब्द है, तो ज्ञान का अज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, तो आपके सारे क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इतने इजी होंगे कि आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप हमारी इस सीरीज को एक बार पूरा रिवाइज करके जाएंगे पेपर में, तो आप आराम से अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे इनको एक टाइम। निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का सबसे सरल उपयोग है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कूल जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना। यही सरल उपाय है, इसके द्वारा ही आप भाषा शिक्षण आराम से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? राइट आंसर है दबाव। अगर आप किसी पर प्रेशर डालते हैं किसी बच्चे पर, तो ये कोई अभिप्रेरणा नहीं है, या उसको प्रोत्साहित नहीं करेगी बल्कि उसे डिमोटिवेट करेगी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपके हिंदी के 30 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लिए हैं, और अब हम चलेंगे आफ्टर दीज 30 क्वेश्चंस आपका नेक्स्ट सेक्शन पर। तो नेक्स्ट सेक्शन आपका मैथ है 31 से 60 तक, जिसे हम स्किप करेंगे बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व मैथ इन क्विक टाइम। सो यू कैन रिवाइज दीज ऑल 30 क्वेश्चंस आफ्टर द गेटिंग द पीडीएफ फ्रॉम मी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सीधा आपका ईवीएस का सेक्शन सॉल्व करेंगे हम 61 टू जो कि आपका 90 तक होगा। तो विदाउट बीइंग डिलेड लेट्स मूव टू दी 61 क्वेश्चन नंबर। सो दीज आर दी क्वेश्चंस फ्रॉम 61 से अब हम सॉल्व करेंगे 90 तक ईवीएस। तो दोस्तों देखते हैं आपका 61 में क्या दिया गया है। परिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजातियां क्या हैं? कीस्टोन प्रजातियों के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वह प्रजाति जो एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करती है और जिसका उन्मूलन पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 में दिया गया है हम कचरे को कब खतरनाक रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं? कब हम मानेंगे कि जो कचरा है वो खतरनाक है? जब कचरे से मृत्यु दर बढ़ती है, जब कचरे की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम इसे कह सकते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस में विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष से सबसे मजबूत तर्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह विषय सीमाओं को नरम करने और ज्ञान को समग्र रूप से आकलन करने में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64। यूनेस्को शब्द का अर्थ है। यूनेस्को का मतलब क्या होता है? यूनेस्को का मतलब होता है खोजना। यूरेक विधि होती है आपकी शिक्षण की, जहां से ये सब लिया गया है यूनेस्को। तो इसका मतलब खोजना होता है किसी चीज का। जब हम डिस्कवरी करते हैं तो यूरोस की मेथड का यूज किया जाता है। बच्चों के ईवीएस शिक्षण के लिए ये बहुत ही उपयोगी विधि होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 65। कौन सा दाढ़ी वाला बानर अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पेड़ पर बिताता है? आपको कुछ विशेषताएं दी गई हैं जानवरों की, और आपको बताना है कि ये किसके बारे में बात की जा रही है, जो ज्यादातर अपने पेड़ों पर ही रहता है और फलों पर मुख्यतः निर्भर रहता है। साथ ही साथ वह बीज, युवा पत्ते, उपजी फूल और कलियों को भी खाता है। क्योंकि वह पेड़ों पर पर्याप्त भोजन प्राप्त करने में सक्षम है, वह शायद ही कभी जमीन पर उतरता है, बहुत कम जमीन पर उतरता है। तो जाहिर सी बात है ऐसा कौन सा जानवर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर है लाइन टेल्ड वाला मैक्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख और वर्ष में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी? आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, तो वो किस डेट को की थी आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है, उन्हीं के इस जन्म दिवस पर 2014 में हमने ये शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, हाउस और व्हील्स के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? हाउस ऑन व्हील, हाउस ऑन व्हील यानी कि पहियों पर घर, किस शब्द के द्वारा परिभाषित होता है? क्या कहा जाता है पहियों पर बना हुआ घर? तो ऐसे घरों को कहा जाता है कारवां, यानी कि एक कारवां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले टेम्परेरी हाउस होते हैं। टेम्परेरी और परमानेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ हाउस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटेंडेंस। तो ये टेम्परेरी हाउस होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं पहियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक ऑटोमोबाइल उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण का प्रयोग क्रैंककेस से बिलो बॉय को रोकने के लिए किया जाता है जो सिलेंडर को गैसों को इंजन के अंदर जलाए जाने के बजाय वायुमंडल में छोड़ देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, द्वितीयक प्रदूषकों में ओजोन शामिल है जो तब बनता है जब हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड किसी उपस्थिति में जुड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, कुछ असमान अंडे देने वाले स्तनधारी प्रागैतिहासिक काल से अपरिवर्तित रहे हैं, क्या कहलाते हैं? जिनमें कभी चेंजेस नहीं हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें कहा जाता है अंडजन स्तनी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 71, लोहे तत्व युक्त भोजन ग्रहण करने से क्या प्राप्त होता है? तो इससे राइट आंसर है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की सर, तो उसे क्या कहा जाता है? आपको आयरन से रिलेटेड डाइट दी जाती है, जैसे कि पालक हीमोग्लोबिन के लिए अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली आकाश गंगा है जिसे ब्लो अबे आस्था में देखा गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि POX 186 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुदूर संवेदन चीनी उपग्रह है? तो चीन का कौन सा उपग्रह है जो भेजा गया था? तो इसका नाम है आपका जुआन चीन के द्वारा भेजा गया एक उपग्रह है, सुदूर संवेदन चीनी उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक परिक्रमा करने वाली आवश्यक वेधशाला है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप की खोजों से का पूरा और विस्तार करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों 75, किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? बहुत ही सिंपल आंसर है, उत्तरी गोलार्ध में भारत भी है, तो भारत में सबसे ज्यादा लंबे दिन गर्मियों में होते हैं। तो गर्मियों में कौन सा दिन? 21 जून का दिन सबसे लंबा दिन माना जाता है। और अगर दोस्तों सबसे छोटा दिन की बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो 22 दिसंबर, क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा जब पूछा जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 76 पर पहुंचते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? अगर हम भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो राइट आंसर हो जाएगा आपका चिल्का झील। देखिए दोस्तों, दो प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। ऑल्दो हम इसको स्पीड में कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर पूछा जाए तो वो चिल्का झील हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन कभी कभी दोस्तों एग्जामिनर आपको चक्कर देने के लिए ये भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा लवणता वाली झील, यानी कि कहने का मतलब है जिसमें खारेपन की मात्रा सबसे ज्यादा हो, तो ऐसी अगर झील की बात की जाए तो वह आपका सांभर झील हो जाएगा। कौन सी दोस्तों? सांभर झील हो जाएगा, जो कि आपका राजस्थान में है, सांभर झील। तो ध्यान रखिए ये बात। आप आगे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल दी ब्रेन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट आसानी से मिलता रहे। और हम यहाँ पर कर रहे हैं MPTET PYQs की फास्ट रिवीजन सीरीज, जिसका आप ये 77 क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो बिल्कुल सिंपल इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है। तो आपका अपना मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का ये जो हार्ट प्रदेश है, यही सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन भी
करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 78। गन्ना जैव ईंधन उत्पादन के लिए भी उगाया जाता है, क्योंकि गन्ने से सीधे डैश का उत्पादन किया जा सकता है। तो किसका उत्पादन किया जा सकता है? एथाइल एल्कोहल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 79। हैपमैन कप, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों 80। पिंग पोंग के अलावा टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है? टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम साथ ही साथ विप वाव भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। सहयोगी अधिगम, सहयोगी अधिगम क्या होता है? ये पेडागोजी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो सहयोगी अधिगम क्या अकेडमिक प्रगति का समर्थन करता है या फिर युवा विद्यार्थियों के सामाजिक कौशल में सुधार करता है? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा, यानी बूथ ए एंड बी दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 82। समूह परिचर्चा की सीमाएं क्या है? यानी कि नेगेटिव पॉइंट बताने हैं। सीमाओं का जब भी क्वेश्चन आए तो समझ लीजिए आप नेगेटिव पॉइंट ढूंढिए। तो नेगेटिव क्या है? इसमें काफी समय लगता है। अगर हम समूह परिचर्चा करें तो हम निष्कर्ष पर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा, क्योंकि सबको मौका दिया जाएगा समूह में अपनी बात रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों 83। एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका न केवल विषयों को सिखाने की है, बल्कि साथ ही साथ डैश भी है। क्या है? साथ ही साथ ये भी है कि चिंतित होना, गेटिंग एनेक्सियस, यानी कि आपको सीखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिंतित होना इसका राइट आंसर नहीं है दोस्तों, ए इसका राइट आंसर है, यानी कि लर्निंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 84। निम्न में से किस प्रकार के प्रदूषण का भूमंडलीय ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? तो कौन सा प्रदूषण है जिसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी ध्वनि प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। किसी भी प्रकार या आकार के आवासों के समूह जहां मनुष्य रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मानव बस्ती कहलाती है। मानव बस्तियां होती हैं जहां मानव निवास करते हैं। जाहिर सी बात है। 86 पर चलते हैं। तो ओपेक ओपेक एक संगठन है दोस्तों, जो कि ऑयल उत्पादक देशों का समूह है। इसमें कितने देश शामिल हैं आपको ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 87। वह बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका आकलन किया जाना है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका आकलन किया जाना है, लेकिन एक सीमित समय के भीतर किया जाना है, तो शिक्षक को निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए? प्रश्नावली का या साक्षात्कार का? तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रश्नावली का। साक्षात्कार में अगर ज्यादा बच्चे हैं तो बहुत टाइम लगेगा और समय यहाँ पे कम दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 88। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक और अवधारणात्मक रूप में वृक्ष चार्ट के विपरीत कहा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रवाह चाप, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 89। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रयोग आकलन का उपकरण नहीं है। या एक्सपेरिमेंट जो है आकलन के लिए नहीं होता है, ये अवधारणाओं के स्पष्टीकरण के लिए होता है। निम्नलिखित में से किसने विद्यार्थियों के समग्र विकास के उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शैक्षणिक क्षेत्रों में बच्चों की क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक बल देना। यानी कि अगर हम बार बार उनका टेस्ट लेंगे और उन्हें नेगेटिव कमेंट देंगे कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो इससे उनका शिक्षण कार्य प्रभावित होगा और उनके विकास के उद्देश्य में भी बाधा उत्पन्न होगी। तो इस तरह से हमने ईवीएस के 90 क्वेश्चन समाप्त कर लिए हैं। आपका जो 90 क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अब हम। 91 से आपका इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट होता है, जो कि आपका 91 से 120 तक चलेगा दोस्तों। तो 91 में सबसे पहले आपका पोएम दिया गया है, तो इस पोएम को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है या शेयर नहीं किया है तो जो भी कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर यह पोएम है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप देख लें ध्यान से, पॉज करके वीडियो इसको पढ़ लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर भी कुछ लाइन्स हैं, तो आपको इसको भी देखना है और फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सुटेबल टाइटल? टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो इन माय प्रीवियस वीडियो कि आपको टाइटल से क्वेश्चन जरूर आता है, तो टाइटल आपको निकालना सीखना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करके जाइए। टाइटल आपका वो होता है जिसके बारे में पूरा पैसेज या पोएम या कोई भी टॉपिक दिया जाता है, दैट इज द सुटेबल टाइटल। आपको बेस्ट टाइटल ढूंढना है, जो ऑप्शन दिए गए हैं इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट इज द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ द गिवन पोएम? इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या है? टू शो दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इज erased by death,
यानी कि जितना भी जीवन का कुछ भी अंग है, कुछ भी एस्पेक्ट है, वो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। यही इस पोएम के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है, यानी रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी टॉक्ड बिटवीन, तो बिटवीन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रीपोजिशन। दो शब्दों के बीच में, दो नाउन के बीच में, दो प्रोनाउन के बीच में ये संबंध स्थापित कर रहा है, बिटवीन द रूम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। 94 पर चलते हैं दोस्तों। 94 में क्या दिया गया है? व्हाट डज द वर्ड ब्रदर्स मीन बाय गिवन पोएम? तो इसका मतलब है पीपल बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि भाईचारे की बात की जा रही है। एक पर्टिकुलर ग्रुप से जो बात करते हैं, बिलोंग करते हैं, उनके लिए ब्रदरिन का पार्ट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। 95 में दिया गया है अपोजिट वर्ड ऑफ दी स्क्रैच, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 96 क्वेश्चन में दिया गया है व्हाई डिड दी स्पीकर फेल, स्पीकर क्यों फेल हो जाता है? फॉर ब्यूटी, ब्यूटी पर फेल हो जाता है और अट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। अंटिल दी मॉस, मॉस वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? रेफर टू द गिवन लाइन इन द पोएम्स, तो इसका मीनिंग पूछा गया है। तो ए ग्रीन और येलो पैंट दैट ग्रो स्पेशली इन वेट अर्थ और ऑन रॉक वॉल etc, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98। 98 से पहले आपके पोएम के बाद अब पैसेज की बारी है, तो इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लें, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से इसे रीड कर लीजिए दोस्तों। जूलियर रेसनबर्ग के बारे में है ये। चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसे आराम से रीड करना। हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। तो इंफॉर्मेशन वाज अंडरटेकन एट फोर्ट Monmouth during World War II. What type of information was not stolen from Fort Monmouth? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेसिडेंट्स एंड CIA's स्टेल्थ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 पर देखिए हु वाज एथल्स ब्रदर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका, डेविड्स ग्रेनलैंड ग्लास। ठीक है, ग्रीन ग्लास, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन में देखिए हु एमंग द फॉलोइंग्स कंस्पिरेटर्स आल्सो मेड ए पेलिया एग्रीमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड ग्रीन ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 101 पर। 101 में देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। 101 में आपका नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इस पोएम के अकॉर्डिंग इस पैसेज के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 102। 102 में आपका दिया गया है टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो राइट आंसर है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों 103। 103 में दिया गया है आपका कन्विक्टेड। कन्विक्टेड जो है वो आपका उसकी नियरेस्ट मीनिंग यानी सिनोनिम्स की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सेंटेंस। सेंटेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 104 पर। 104 में दिया गया है आपका ओनली वर्ड, तो ओनली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो जाहिर सी बात है ये आपका एडजेक्टिव है। ओनली एक किसी चीज की विशेषता बताने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। 105 में डिटेल्ड की बात की गई है, तो डिटेल्ड जो है उसका अपोजिट आपका ब्रीफ हो जाएगा। डिटेल यानी विस्तार से, ब्रीफ यानी संक्षिप्त में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। 105 में देख ले 106 देखते हैं दोस्तों। तो 106 में क्या दिया गया है? 106 जो है आपका ये आपका पेडागोजी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बेसिकली रिप्लेस्ड बाय कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? CLT से दिया गया है। CLT एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये आपको पढ़ के जाना है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी वार्तालाप संप्रेषण से संबंधित ये टीचिंग की टेक्निक होती है। तो इसमें क्या किसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, किससे रिप्लेस कर दिया जाता है? तो स्ट्रक्चरल टीचिंग, यानी कि जो एक पूरी तरह से स्ट्रक्चरल बेस पे टीचिंग की जाती है कि हम पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे। इस कम्युनिकेटिव में इसका ध्यान नहीं दिया जाता है, वो आपका संप्रेषण में आपका फ्लो के अकॉर्डिंग चलता है। तो नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव कोड अप्रोच जनरली फोकस मोर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा किस पे फोकस किया जाता है? तो ग्रामर रूल पर फोकस करते हैं हम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 पर। फाइंड द मोस्ट अपोजिट ऑप्शन। अपोजिट ऑप्शन पूछा गया है इसमें स्पेस विच कैन बी फिल ग्रामेटिकली करेक्ट, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि थ्रो भरा जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 109 पर जाते हैं। 109 में क्या करना है आपको? फिल द ब्लैंक
फिर से दिया गया है, जिसे आप फिल करेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि अप के साथ। अनीता लुक्ड इट अप इन दी डिक्शनरी, लुक्ड इट अप, ये आपका फ्रीजल बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका फिल करना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें फिल कर देंगे, देयरफॉर, तो ये क्या बन जाएगा, वी वर अनेबल टू गेट रिफाइंडिंग्स फंडिंग्स एंड देयरफॉर, इसलिए, इसलिए किस सेंस में यहाँ पे देयरफॉर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिस्टेरियसली द लाइट कम ऑन, लाइट आ गई और यहाँ पे क्या भरेंगे, ऑल दो, लेकिन ऑल दो नो वन वाज नियर द स्विच, नियर यानी कि स्विच के पास कुछ भी कोई भी नहीं था, इसके बाद भी लाइट आ गई, तो ऑल दो का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 112 की बात करते हैं, 112 यानी कि, तो आई वुड रदर स्लीप ऑन ए डैश मैट्रेस देन ए सॉफ्ट वन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्म यानी कि मजबूत यानी कि कड़क की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 113 का हो जाएगा आपका ब्राइटली यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 114 पर, 114 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एज इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 115 देख लीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लिसनिंग स्किल, तो लिसनिंग स्किल यहाँ पे भरा जाएगा। ड्यूरिंग दी लिसनिंग टू ए पोएम, पोएम को लिसन करते समय, तो प्राइमरी मीन आपका क्या इंप्रूव करना है, लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल ही इंप्रूव किया जाता है, जिसके आप सही से सुन रहे हैं या नहीं ये देखा जाता है किसी भी पोएम को जब सुनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, द यूज ऑफ कंप्रहेंसिव लिसनिंग इन इज पॉसिबल इफ वी आर एबल टू यूज इट इन डैश, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वूट ऑफ द गिवन चॉइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं 117, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डैश इज या आर ट्रू, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, तो दोनों सही हैं। मैनी टाइम्स चिल्ड्रन रीड इन लो मम्बलिंग्स, बहुत बार बच्चे धीरे धीरे भी पढ़ते हैं। स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज ए बिग चैलेंज फॉर द टीचर, टीचर के लिए बड़ी बात है स्पेलिंग सिखाना, ये दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था दोस्तों। 118 पर चलते हैं, टू टीच दी एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब वो वर्ब होते हैं जिससे किसी कार्य का होना पाया जाता है या करना पाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के अंतर्गत आता है एक्शन वर्ड्स वर्ब जो हम करते हैं। एक्शन यानी कि किसी चीज को करना, तो हम जब कोई कार्य करते हैं तो वो एक्शन ही होता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द रेमेडियल टीचिंग की बात की गई है, रेमेडियल टीचिंग के बारे में क्या सही है, नहीं है। एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट इज नेसेसरी, बिल्कुल नहीं, रेमेडियल टीचिंग में एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है, बल्कि डायग्नोस्टिक बैकग्राउंड देखा जाता है कि क्या कमी थी, उसके अकॉर्डिंग रेमेडी दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसके बाद रेमेडियल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 जो कि इंग्लिश सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है 120, तो देख लेते हैं दोस्तों। ए टीचर डिवाइड्स हर क्लास इन ग्रुप, एक ग्रुप में डिवाइड कर लेता है, एड्रेसिंग डिफिकल्ट एरिया ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, और उसके बाद सब्जेक्ट के डिफिकल्ट वर्ड की बात करता है। फिर क्या करता है वो, ईच ग्रुप है 6 स्टूडेंट, सभी ग्रुप में 6 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 1 इज आउटस्टैंडिंग है, 1 इंटेलिजेंट है, कुल मिला के आपका हेट्रोजीनियस है, यानी कि अलग अलग विविधता वाले ग्रुप बनाए हैं उसे। विच स्टडी ऑफ द रेमेडियल टीचर टीचिंग डज सी यूज, कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, तो सपोर्ट प्रोग्राम स्ट्रेटजी इसका नाम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो इंटेलिजेंट उस ग्रुप में सम्मिलित किए गए हैं या सुपर्ब स्टूडेंट जो सम्मिलित किए गए हैं, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट जो सम्मिलित किए गए हैं, वो एवरेज और स्लो लर्नर्स को इंप्रूव कर देंगे, ये ऐसा प्रॉपर बताया गया है। तो इस तरह से आपके 120 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। आप हम लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो यानी कि लास्ट पोर्शन ऑफ दिस वीडियो पे चलते हैं, यानी कि आपका सीडीपी का पोर्शन शुरू करते हैं। तो आपका सीडीपी का जो पोर्शन है वो आपका 121 से 150 तक चलेगा दोस्तों, 150 तक आपका सीडीपी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सीडीपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने लास्ट पोर्शन ऑफ द सेट यानी कि सीडीपी की। तो सीडीपी के जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 121 से आपके 150 तक रहेंगे। तो 121 क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से आनुवांशिक संबंधी घटक मुख्य रूप से कौन सा है जो आनुवांशिक से संबंधित हो, तो ऑप्शन नंबर डी यानी आंखों का रंग। आंखों का रंग जो है आपका वो आनुवांशिकता के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, निर्धारण मापनी यानी रेटिंग मापनी में बालक के किन गुणों का अध्ययन किया जाता है। आप हम पर्सनल ट्रेड्स का अध्ययन किया जाता है
व्यक्तिगत शील गुणों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 123 पर चलते हैं दोस्तों। 123 में क्या कहा गया है? विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा छात्र से एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, पूछा गया है और शिक्षक को लगभग आधा सही उत्तर मिला, तो शिक्षक को छात्र को किस तरह पढ़ाना चाहिए? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या छात्र को डांट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए। सीडीपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप बच्चे को ही सर्वोपरि मान के चलिए अगर आपको अपना आंसर सही चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन, उत्तर की उपेक्षा की जाए। उपेक्षा यानी कि बुराई करना और अगले छात्र से पूछना, अरे तुमने गलत बताया है, तुम अगले व्यक्ति से पूछ लो, ये भी नहीं करना चाहिए। उपेक्षा भी नहीं करनी है। साथ ही साथ इस प्रयास के लिए छात्र की सराहना करनी चाहिए। सीडीपी क्या कह रही है कि बच्चे ने ट्राई तो किया है, एटलीस्ट हमें भी ये सोचना चाहिए कि जी हाँ, कम से कम बच्चे ने कोशिश तो की, तो उसके लिए उसे हमें प्रोत्साहित करनी चाहिए, जिससे कि अगली बार, और उसे बोलना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगली बार और ट्राई करके आइए। तो इस तरह से अगर कोई गलती करता है, अगर आधा सही उत्तर बताता है, तो उस आधे सही उत्तर के लिए उसे प्रोत्साहित करिए, ना कि उसे डांटिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 124। जब कोई प्रतिक्रिया ड्राइव में कमी उत्पन्न करने में विफल रहती है तो इसे डैश के माध्यम से स्थायी रूप से दबा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अनुकूलित अवरोध, यानी कि कंडीशनड इनहैबिटेशन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? किसी की अपनी भावना और अभिव्यक्ति या उसका दमन दूसरों की भावनाओं की धारणाओं को प्रभावित करता है, ये बात तो सही नहीं है। इसका राइट आंसर है डी, यानी कि कंडीशनिंग और अनुकूलन भावनात्मक व्यवहार को प्रभावित नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। करते हैं, ये सही है। यानी कि कंडीशनिंग के कारण अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया है भावनाएं भी प्रभावित होती हैं और व्यवहार भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। एक कथन प्रत्येक विद्यार्थी अद्वितीय है का अर्थ है। अद्वितीय का मतलब क्या है यहाँ पे? तो अद्वितीय का मतलब है दोस्तों एवरीबॉडी, कोई भी दो व्यक्ति अपनी योग्यता और रुचि और प्रतिभा में एक जैसे नहीं होते। अद्वितीय होता है यानी कि सभी लोग में स्पेशल क्वालिटीज होती है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब एक सा ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127। निम्नलिखित में से कौन सा मॉस्लो की संकल्पना अहम आत्मानुभूति का वर्णन करता है? अब्राहम मॉस्लो के बारे में कहा गया है, जिन्होंने आवश्यकता के 5 पदानुक्रम दिए हैं। दोस्तों जब हम सीडीपी की डिटेल्स क्लासेस करेंगे तो इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप क्विक रिवीजन सीरीज में है तो हम इनको क्विकली आंसर करते हैं। राइट आंसर है इसका बी, यानी अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित करने की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 128। 128 में देखिए दोस्तों क्या कहा गया है? तो 128 में कहा गया है एक मानकीकृत पठन परीक्षण के परिणामों का न्यूनतम न्यायोचित उपयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्ट कार्ड अंक के आधार के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 129। स्नातक के लिए बीएड और पत्रकारिता प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर है आपका लघु अवधि, यानी कि शॉर्ट टर्म का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 130। एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्र के मानसिक तैयारी का निर्धारण कैसे करते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चे की भावनात्मक और विकास का ज्ञान इकट्ठा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि दैनिक जीवन में अर्थपूर्ण नहीं मानी जाती है, यानी कि दैनिक जीवन में उसका कोई यूज नहीं है? कौन सी ऐसी विधि है? तो राइट आंसर है विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक व्याख्यान, यानी कि प्योरली थ्योरेटिकल लेक्चर, यानी कि पूरी तरह से थ्योरी पर आधारित लेक्चर देना, जिसका जीवन के दैनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं हो, तो उसका कोई दैनिक जीवन में उपयोग भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चे द्वारा दैनिक डायरी रखना समय की बर्बादी है। ये उचित बिल्कुल नहीं है, जबकि दैनिक डायरी में बच्चा अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करेगा, जिससे कि उसे अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता का अवसर मिलेगा। तो ये नेगेटिव नहीं है डायरी रखना, ये एक उचित कार्य है, उचित व्यवहार है बच्चे का, जिसे यहाँ पे समय की बर्बादी कहा गया है। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है? इसमें सत्य नहीं है पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 पर चलते हैं। 133 में दिया गया है निम्नलिखित में से
कौन विद्या शिक्षार्थी की मानसिक स्थिति के बारे में सही नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डी, यानी मानसिक स्वास्थ्य का उच्च स्तर प्रभावी परिणाम में व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि हाई लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ। अगर मेंटल हेल्थ आपकी हाई लेवल है तो क्या ये इरिवर्सिबिलिटी यानी कि प्रतिकूल प्रभाव देगी? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो ये तो आपका अनुकूल प्रभाव देना चाहिए, प्रतिकूल क्यों देगी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी जो गलत है वही सही है, डी यहाँ पे गलत बात कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134, एक जन्म के पूर्व की अवधि, यानी कि जन्म के पूर्व की अवधि कौन सी है इनमें से? गर्भधारण के पहले 4 सप्ताह, ठीक है, यानी कि आपको बताना है प्री नेटल पीरियड किसे कहा जाता है? प्री नेटल पीरियड कहा जाता है गर्भधारण और जन्म के बीच के संपूर्ण काल को प्री नेटल पीरियड कहा जाता है, यानी कि जब से कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और जब तक बच्चे को जन्म देती है, उस ड्यूरेशन को, उस टाइम ड्यूरेशन को कहा जाता है आपका प्री नेटल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 में किशोर अपराध की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशक के अनुसार बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय इकाई के लिए जिम्मेदार है? यानी कि फर्स्ट जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे का वो किससे होता है? स्कूल से होता है या फैमिली से होता है या विद्यालय और परिवार दोनों से होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैमिली। विद्यालय, परिवार विद्यालय का पहला समाजीकरण का केंद्र है, ये हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136, निम्नलिखित में से कौन सा बाल उपचार का कारण नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिक कारण, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, एक स्कूल में शिक्षक देखता है कि एक 5 साल की बच्ची पी को अन्य बच्चों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह सरल निर्देशों का पालन नहीं कर सकती, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को सीधी सीधी बात है, बच्चे को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में पहचानने और उसके द्वारा अपेक्षित सहायता की मात्रा का आकलन करें, ठीक है, बच्चे को माने कि वो एक विशेष आवश्यकता वाली बच्ची है और उसके अकॉर्डिंग कार्य करें, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138 में क्या कहा गया है? तो 138 में शिक्षक डैश बच्चों के लिए सामूहिक अभ्यास के बजाय आंशिक अधिगम प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी किसमें? धीमे सीखने वाले शिक्षार्थियों को ऐसा करके सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139, कौन से स्कूल एक अतिरिक्त मॉडल है जो 21वीं सदी में कक्षाओं को जॉन डीवी के सिद्धांतों के प्रमाण दिखाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी के स्कूल, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। प्ले ग्रुप वाले स्कूल, जो बैगलेस स्कूल होते हैं वही वाले की बात हो रही है यहाँ पे। 140 पर देखिए डैश का अर्थ है वह क्षेत्र या पदार्थ जिस पर संक्रिया करना होता है, यानी कि ऑपरेशन करना होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विषय वस्तु, यानी कंटेंट। कंटेंट पर ही सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 141 में क्या कहा गया है? सेल्डन एक वैज्ञानिक का नाम है, 160 से अधिक आईक्यू वाले के साथ एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है, ठीक है, उन्होंने हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कारों में से एक जीता है, हालांकि जब एक सफल मित्र मंडली बनाए रखने की बात आती है तो वह विफल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या कर सकता है? यानी कि वो वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन बिहेवियर उसका अपने मित्रों के साथ नहीं कर सकता है। ये बहुविद्धि का सिद्धांत है, यानी कि ये एक थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की है, यानी कि हर व्यक्ति की अलग अलग बुद्धि होती है और बहुत प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, सबकी बुद्धि अलग अलग तरह की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 142, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस चरण में व्यक्ति पिछली स्थिति और वर्तमान स्थिति के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी, यानी कि मैपिंग में, मैपिंग स्टेज में ऐसा करता है। कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ, दोनों के बीच में समन्वय ट्राई करता है, यानी कि संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक रेमंड कैटल एक ब्रिटिश महान मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की जी से गठित होती है? जी फैक्टर यानी कि जर्नल फैक्टर, तो आंसर है इसका 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 144, डैश का अर्थ व्यवहार का कारण, यानी कि राइट आंसर है आपका बी, यानी कि बिंदु पद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं 145, कैरोल इजार्ड के निम्नलिखित में से कितने मूल संवेगों की समुच्चय प्रस्तुत किया है? तो कैरोल इजार्ड के अनुसार मूल जो आपके संवेग हैं वो कितने हैं? तो वो हैं आपके 10, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 पर प्रेरणा के निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सामुदायिक प्रथाओं में विश्वास करता है और किसी के
किसी के विकास और परिणामी समुदायों की भूमिका पर जोर देता है। तो इसका राइट आंसर है, कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो सामुदायिक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण वाले वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, यानी कि ये दृष्टिकोण सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण कहलाता है, जिसमें समाज की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है बालक के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नई शिक्षा नीति की सही विशेषता नहीं है? सही विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च शिक्षा प्रणाली को टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 में पुनर्गठित किया जाएगा। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि क्या है? स्पीयरमैन ने बुद्धि को तर्क संगत चिंतन माना है। स्पीयरमैन एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने आईक्यू पर काफी बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 149, एक बच्चा सभी विषयों में अच्छा स्कोर करता है लेकिन एक विषय में हमेशा खराब अंक प्राप्त करता है। तो हॉल के अनुसार एक वैज्ञानिक हैं वर्टन हॉल, उनके अनुसार बच्चा पीड़ित है। बच्चा किससे पीड़ित है? तो बच्चा जो है वो आपका विशिष्ट मंदता से पीड़ित है, यानी स्पेसिफिक बैकवर्डनेस है। स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट उसे कठिन लगता है, एक सब्जेक्ट में वो अच्छा नहीं कर पाता है, वैसे बाकी सब्जेक्ट उसके अच्छे हैं, तो वो स्पेसिफिक आ जाएगा यहाँ पे विशिष्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मंद है, वो कमजोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 देखिए, नवजात शिशु की लंबाई औसतन होनी चाहिए या कितनी होती है? तो लंबाई से आ गया है क्वेश्चन, कुछ तो फैक्ट आपके बेसिक फैक्ट क्लियर होने चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि 17 से 21 इंच होनी चाहिए नवजात शिशु की लंबाई। तो दोस्तों वी हैव फिनिश्ड दिस एग्जाम पेपर। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है इसलिए माफी चाहता हूं जो भी आपको असुविधाएं हुई हो, लेकिन फिर से आप सबके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को लाइक करें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद, थैंक यू।